हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एएमयू जामिया के में आए हुए हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर हम मोंटेस्क्यू का हवा, ठीक है, तो दोस्तों पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन को किससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किस शख्स से। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी डॉक्टर मोंटेस्क्यू वालिया, सी मिस्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन, डी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों 1950s में, मतलब आज़ादी के बाद हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं था कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकें। हम दूसरे देशों पे अनाज के लिए फूड ग्रेन के लिए डिपेंडेंट थे। जैसे यूएसए से हमारे यहाँ गेहूँ आता था, और उससे भुखमरी भी बढ़ती। जब फूड ग्रेन नहीं था तो हमारे यहाँ भुखमरी भी बहुत थी। तो हमारे यहाँ लेकिन लैंड बहुत था, तो इसीलिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का जो था यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड से हमारी प्रोडक्टिविटी दोस्तों बहुत बढ़ गई। लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। पहला तो उसे पानी टाइम पे लगना चाहिए। कोई भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड बोया है, मतलब गेहूँ बोया है, तो उसे टाइम पे पानी मिलना चाहिए। और जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो भी टाइम पे ही मिलना चाहिए। जैसे यूरिया हो गई, जिंक हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं ना, वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यही जो होते फर्टिलाइज़र भी फसल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है दोस्तों। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और इसी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिससे हमारी जो थी फूड सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई। मतलब आज हम इंडिपेंडेंट हैं, हम फूड सिक्योर हैं। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी है लोगों के पास, कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज है। दोस्तों उस टाइम हमारा टोटल प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का लगभग 50 मिलियन टन। और दोस्तों आज हमारे पास हो गया है 291 मिलियन टन दोस्तों फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और जिसमें हमारा व्हीट का है 106 मिलियन टन और राइस का है 117 मिलियन टन। और दोस्तों व्हीट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में, और राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जाना जाता है, और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तो इसका डी फॉर डॉल वाला आंसर होगा। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म के लिए, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब दोस्तों 1992 में हमारे पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था कि हम दूसरे देशों से अपना ट्रेड कर सकें, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं किसमें, डॉलर में। हमारे पास डॉलर नहीं बचा था, तो उस समय हमने आईएमएफ से लोन मांगा। तो आईएमएफ ने कंडीशन रखी कि अपनी इकोनॉमी को तुम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी छोड़ दो और ग्लोबलाइजेशन करो, कि मतलब फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए दूसरे दोस्तों से। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें एलपीजी रिफॉर्म लाने पड़े, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन पे हमें आईएमएफ ने $7 मिलियन रुपए दिए, उसके बाद हमने नहीं लिए। ठीक है, जिससे आज हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। हम इकोनॉमी में हमारे पास लगभग $350 बिलियन हैं फॉरेक्स रिजर्व में आजकल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा वाज डिक्लेयर्ड इल्लीगल इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ ए कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बैन कराई थी 1829 में, मतलब 1829 में सती प्रथा एक्ट आया था। मतलब एबॉलिश सती प्रथा, मतलब सती प्रथा एबॉलिश करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1829 में, जिससे जो था सती
प्रथा को हमारे यहाँ बैन लगा दिया गया। लेकिन सती प्रथा को मतलब बैन लगवाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही अवेयरनेस, बहुत ही कैंपेन की। दोस्तों राजा राम मोहन, तो इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा इलीगल किसने कराई थी? बी, उस समय ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, उन्होंने ही सती प्रथा को बैन कराया था। दोस्तों सती प्रथा ये होता है कि कोई किसी औरत का हस्बैंड जब मर जाता है तो उसको भी उसी मतलब जो उसको भी जिंदा जला दिया जाता था, ये है समझो। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा के खिलाफ बहुत ही कैंपेन छेड़ी और लोगों को अवेयर किया कि भाई सबको इक्वल राइट है, इक्वलिटी लिबर्टी की भी बात की। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने इसे सपोर्ट किया था इसको बैन कराने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक्ट ला के इसे बैन कर दिया था। दोस्तों लॉर्ड रिपन को हम जानते हैं मतलब लिबरल आदमी के तौर पे। ये थे 1880 से 1884 के बीच में। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, जो हमारी प्रेस को बैन करता था, मतलब हमारे यहाँ आज़ादी नहीं थी प्रेस की, किस एक्ट के थ्रू? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसको इन्होंने रिपील कर दिया। किसने? लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था, और जिससे हम लोगों को अपना मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिला। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम पुलिस रिफॉर्म के लिए भी जाते हैं और जुडिशरी रिफॉर्म के लिए भी जानते हैं। तो दोस्तों सती प्रथा को किसने बैन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और सपोर्ट किसने किया था इसको बैन करने के लिए? राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको ए ऑप्शन है बंकिम दास चटर्जी, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है अल्लामा इकबाल। दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखा था डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने। तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉल वाला। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजुए कातिल में कितना दम है, बी की राम प्रसाद बिस्मिल ने ये लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों लिखा था जनगण मन अधिनायक जय है, हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग, सॉरी हाँ राष्ट्रीय नेशनल एनेथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, और बंकिम दास चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट वेंचर ऑफ महात्मा गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स बाज, मतलब महात्मा गांधी को जब महात्मा गांधी जो थे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को अपनी पढ़ाई पूरी करके और फिर अफ्रीका में कुछ लड़ाई लड़के कुछ लोगों को राइट दिला के इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इन्होंने आते ही कौन सा पॉलिटिकल कैंपेन थी उसमें हिस्सा लिया? दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी आए और केक खा लिया। केक मतलब CAK, C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो उन्होंने सत्याग्रह किया, और K फॉर खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा C फॉर चंपारण मूवमेंट। जब चंपारण मूवमेंट में नील के खिलाफ मतलब इन्होंने सत्याग्रह किया और इसमें कामयाबी भी मिली थी। चंपारण कहाँ है दोस्तों? ये है हमारा बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट वाला। चंपारण मूवमेंट में आते ही अपने पॉलिटिक्स में एंट्री कहाँ की? चंपारण मूवमेंट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक आपको बता देते हैं, रॉलेट सत्याग्रह में होता था। रॉलेट सत्याग्रह क्या था? रॉलेट सत्याग्रह में रॉलेट एक्ट आया था। उस एक्ट के जरिए लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि मतलब ये कोई गलत काम ना करे, इसे डिटेंट कर लो। तो लोग सालों साल पड़े रहते थे जेल में, उनकी कोई खैर खबर नहीं होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर किसी को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेते हैं, मतलब कोई गलत काम करने से रोकने के लिए, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता। लेकिन रॉलेट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लुम्बिनी इज अ प्लेस वेयर बुद्धा, लुम्बिनी इज अ प्लेस वेयर बुद्धा ने क्या किया था? ए अटेंड निर्वाणा, बी अटेंड इनलाइटनमेंट, सी वाज बॉर्न, डी वाज मैरिड। दोस्तों लुम्बिनी में जो थे बुद्धा जी पैदा हुए थे। क्या हुआ था? लुम्बिनी में पैदा हुए थे। ठीक है, और इनलाइटनमेंट प्राप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लुम्बिनी में बॉर्न
सी इसका कैट हो जाएगा। लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त किया था दोस्तों? इन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया था बोधि ट्री के नीचे, बोध गया में, ठीक है, इनलाइटमेंट इन्हें प्राप्त हुआ था। और ये दोस्तों महापरिनिर्वाण मतलब ये डेथ कहाँ हुई थी इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। और इन्होंने अपना पहला संदेश कब कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। पहला संदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पैलियोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज। पैलियोलिथिक पीरियड को हम किस नाम से भी जानते हैं? ए मेसोलिथिक एज, बी लेट स्टोन एज, सी ओल्ड स्टोन एज, डी नियोलिथिक। दोस्तों एज स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपनी सहूलियत टाइम के हिसाब, ठीक है। पहला होता है पैलियोलिथिक एज जो कि हम उसे ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा होता है हमारा मेसोलिथिक एज, फिर बोलते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है। पहला जो सबसे पुरानी एज है वो पैलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, फिर क्या है दोस्तों? नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में हंटर गैदरर थे इसी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ हंटर गैदरर के बाद में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया मेसोलिथिक में, और नियोलिथिक में हमने खेती बाड़ी भी हल्की हल्की करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। पैलियोलिथिक सबसे पुरानी है तो उसे ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर की है मेसोलिथिक एज जहाँ पे हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, रहना बढ़ना। और सी जो है नियोलिथिक एज में हमने दोस्तों खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और पैलियोलिथिक में हम हंटर गैदरर थे, मतलब शिकार किया और आगे बढ़ गए। मेरा डोमेस्टिकेशन का कोई भी ताल्लुकात नहीं था, मतलब जो पुरानी एज में जो होता है डोमेस्टिकेशन नहीं था पैलियोलिथिक में। ये कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? मेसोलिथिक में, ठीक है। तो इसका पैलियोलिथिक सबसे पुरानी स्टोन एज है, तो इसे सी ऑप्शन होगा, ओल्ड स्टोन एज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया। दोस्तों सेंसस कब कितने साल बाद होता है? एवरी 20 ईयर्स, बी 10 ईयर्स, सी एवरी 15 ईयर्स और डी एवरी 5 ईयर। दोस्तों सेंसस होता है हर 10 साल के बाद। कब? हर 10 साल के बाद। और पहला सेंसस हुआ था 1871 में हमारा। कब? 1871 में। 1871 या 72 होगा दोस्तों, शायद 72 या 1871 होगा, ठीक है। कब होता है? कितने साल बाद? 2010, वो 10 साल के बाद, ठीक है। इससे पहले कब हमारा हुआ है? 2011 में हुआ। अब कब होगा? 2021 में, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है सेंसस पे अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसकी मतलब पूरा प्रोसीजर होता है ना करने का, घर घर जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि भाई कितने बच्चे, हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो एक प्रोसेसिंग अभी से स्टार्ट होने को थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस पर रोक अभी नहीं स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। हर 10 साल के बाद होता है। 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हिंदी राइटर इज़ नोन बाय द नेम ऑफ निराला। निराला को किस नाम से, किस हिंदी राइटर को निराला के नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों हम निराला को जानते हैं, निराला मीन्स होता है यूनिकनेस, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी को हम बोलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि इनके जो उन्होंने काम किए हैं ना, इन्होंने लिखा है वो बहुत ही यूनिकनेस था, तो उन्हें निराला कहने लगे दोस्तों, ठीक है। और इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखी? ए कार्ल मार्क्स, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लेनिन, डी आर के नारायण। दोस्तों इसका आंसर है ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है। किसने? दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी दास कैपिटल किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हु रोट दास कैपिटल, ए फॉर एप्पल वाला आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। बी जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ गोदान। गोदान किसने लिखी? ए है भीष्मा साहनी, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है मनोहर श्याम जोशी, डी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखी। मुंशी प्रेमचंद की और वर्क है जो मतलब उनकी किताबें हैं वो हैं गबन, सेवा सदन, ईदगाह और गोदान, और भी बहुत हैं,
इतनी इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर लें। कौन कौन सी? गोदान, गबन, सेवा सदन, ईदगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 10 का आंसर होगा गोदान, बी फॉर बॉल वाला मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेम द इंडियन पोइट कार्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ए हरिवंश राय बच्चन, सी कालिदास, बी कम्बा, डी तुलसीदास। दोस्तों शेक्सपियर ऑफ इंडिया को कहते हैं, कालिदास को हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, किसे? कालिदास। कालिदास की कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। मेघदूत भी लिखी है किसने? कालिदास ने। कुमार संभव भी कालिदास ने लिखी है। रघुवंशा अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास ने लिखी है। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया को किसको बोलते हैं? कालिदास को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट वाला। 12 क्वेश्चन। इन विच टाउन वाज राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। मतलब किस टाउन में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट किया गया था? ए श्री हरिकोटा, बी श्री पेरम्बुदूर, बी श्री पेरम्बुदूर, सी तिरुवंतनम, डी चेंबूर। दोस्तों राजीव गांधी को असैसिनेट किया गया था तमिलनाडु के एक शहर श्री पेरम्बुदूर में, जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए वोट मांगने के लिए गए हुए थे, इलेक्शन कैंपेन के लिए। ठीक है, कहाँ? चेन्नई में एक शहर है श्री पेरम्बुदूर, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। किसने असैसिनेट किया था? असैसिनेट करने में जो था एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जिसका हेड था प्रभाकर ने पूरी इसकी साजिश रची थी हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को मारने की। कौन था वो? प्रभाकर था, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जो कि श्रीलंका में सक्रिय था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप टेलीग्राम पेज से भी जुड़िए, जो कि हम आपको नीचे लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद।